नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं शर्मा। तोशाम के डाडा गांव में हुए हादसे में राहत बचाव कार्य जारी है। इस बीच गिरी हुई चट्टान को ब्लास्ट करके तोड़ा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि राहत बचाव कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। इस बीच खनन करने वाली कंपनी गोवर्धन माइंस के मैनेजर संजय सिन्हा और सीईओ वेदपाल तंवर ने कहा है कि कंपनी अपने नियमों के तहत खनन कर रही है। तो वहीं माइनिंग मैनेजर ने बताया है कि जहां पर तंवर ने कहा कि कंपनी अपने नियमों के तहत खनन कर रही है, कंपनी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है। दोनों तरफ फॉरेस्ट की वाल है, तो फॉरेस्ट एरिया से हम लोग 20 से 25 मीटर छोड़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्लाइड हुआ है, इतना हुआ कि करीब 80 to 90% पूरा लीज एरिया मेरा कवर कर लिया है। हाँ, इसमें हमारे लीज होल्डर का, अपने स्टाफ का, किसी का कोई दोष नहीं है। हम लोग लीगली काम करते हैं। हाँ। फॉरेस्ट के तरफ से आप लोग बोल रहे हैं, ये तो लंबा दीवार था। फॉरेस्ट के तरफ से कोई टुकड़ा भी पड़ा रहता है, उसको भी हम हटा नहीं सकते हैं। उसको भी हटाएंगे तो उस पर से आ जाएगा कि फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट कर रहे हैं लोग। ओके। दिल्ली पोल्यूशन की वजह से, सीपीसीबी की वजह से हमारा 2 महीने से काम बंद था। और 31 तारीख को जैसे ही हमारे मजदूर यहाँ आकर के काम करना शुरू किया तो लैंड स्विंग हो गई। और उसके लेकर के वो अरावली क्षेत्र का जो पत्थर हमारे एरिया में आ गया, उसको हम छेड़ सकते। हम बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं, लीगलता के साथ काम कर रहे हैं। फिर भी गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता हम करने जा रहे हैं। हर जो मृतक है उनको 10-10 लाख रुपए हमारी कंपनी की तरफ से घोषित कर रहे हैं। घायल का सारा उपचार हम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल के साथ ही अन्य आवश्यक उपकरण की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सीएम ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना वैक्सीन लगे लोगों को अनुमति न दी जाए। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते गुरुग्राम को ए श्रेणी में रखा गया है। जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल सहित मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं। बार, पब और रेस्टोरेंट में भी आधी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल, मार्केट शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। सरकार की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए का चालान भुगतना होगा। कोरोना को लेकर नए नियमों को लागू करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार और मॉल 5 बजे के बाद बंद रहेंगे। बाजारों को शाम 5 बजे बंद करने के आदेश पर व्यापारियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया और दूसरे दुकानदारों ने कहा है कि इस मामले में वो सरकार के साथ है, सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सेक्टर 2 की आरएमसी की गलियों का उद्घाटन करा है, जो लंबे समय से पड़ी हुई थी, उसकी हमने शुरुआत करी है। कितने की लागत इनकी रहेगी और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगी? सब ये 3.5 करोड़ का जो काम चल रहा है उसका एक पार्ट है, जो विधानसभा के अलग अलग कोने में जिनकी शुरुआत हमने करी है, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का, कहीं 15 लाख का, उसका पार्ट है। और 3 गली हैं जो भी इनकी होगी। सरकार जो ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सरकार ये चाह रही है कि ये लॉकडाउन लंबा ना हो, और लंबा ना होने की वजह से उन्होंने कुछ टाइम जो अपना 10 से जो 5 का टाइम रखा है, वो टाइम बहुत बढ़िया है कि इसमें अगर किसी ने खरीदारी करनी है या किसी व्यापारी वर्ग ने दुकान खोलनी है तो वो खोल के अपना वो कर सकता है, माल बेच सकता है। हम सरकार से सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो लॉकडाउन है, जो ये इन्होंने खोलने की प्रतिक्रिया रखी है, ठंड की वजह से लोग थोड़ा लेट निकलते हैं, वो 11 से अगर 6 हो जाती
तो उसमें सब दुकानदारों को भी सहमति मिलती। के साथ हैं हमेशा और पहले भी रहे, लेकिन हम सरकार से एक चीज़ की अपील और करना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा मास्क की थोड़ी सी प्रक्रिया पीछे लोगों ने पहनना छोड़ दिए थे, जब तक ये महामारी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती तब तक सबके लिए एक स्पेशल वो जाना चाहिए कि मास्क बिल्कुल भी ना उतारे जाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन की जाए। ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जब तक ये महामारी बिल्कुल नहीं खत्म होती तब तक ये रूल और सख्ती से लागू किया जाए प्लीज। जो फैसला सरकार ने दिया उससे कितनी सहमत है? सर सरकार के फैसले के बिल्कुल साथ है, लेकिन थोड़ा सा हमने अपील करना चाहते हैं कि टाइमिंग, जैसे प्रधान जी ने भी कहा है कि वो 1 घंटा थोड़ा सा लेट हो जाए हमारा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश और इसके आदेशों की सख्ती से पालना हो, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस भी काफी सख्त हो गई है। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। नियमों का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से महामारी अलर्ट अवधि 12 जनवरी तक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, सिनेमा हॉल और जिलों को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। इसके साथ ही शादी समारोह में 100 और दाह संस्कार में 50 लोग शामिल होने के आदेश हुए हैं। साथ ही कार्यालय में आधी संख्या में काम करने की सलाह दी गई है। मैं हमारे सभी गुरुग्राम के नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि अब संक्रमण दर काफी दोबारा तेजी से बढ़ रही है, तो इसको हल्के में लेने की गलती ना करें और हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे, ये हमको पाबंदी कोई किसी को फोर्स करने के लिए नहीं, ये सभी नागरिकों की स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए ही इन कोविड प्रोटोकॉल की पालना की आवश्यकता है और उसमें सभी नागरिकों से हम अपील करेंगे कि उसमें प्रशासन का सहयोग करें। आप लोगों की भलाई के लिए हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आप सबकी हमें मदद की। ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसे देखते हुए चरखी दादरी जिला उपायुक्त ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। इस वायरस से बचने के लिए सभी लोगों को प्रशासन की ओर से दी गई हिदायतों का पालन करना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, मास्क भी पहनना है, नियमों को अपनाना है। दूसरी ओर लोगों से वैक्सीन लगवाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। तीसरी वेव जैसे दस्तक दे रही है देश में, तो हमें पूरा अलर्ट रहना है और मैं चाहता हूं कि हम वार लाइक सिचुएशन की तरह प्रिपेयर रहें और हम सब कॉशियस रहेंगे, सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी केस नहीं आएगा दादरी में, क्योंकि मैंने देखा है ये पिछली 2 वेव में जिन लोगों ने प्रिकॉशन लिया उनको कोरोना ने बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। ये तो रिक्वेस्ट है सारी दादरी की जनता से मेरी कि पूरा SOP का पालन करें, मास्क ना उतारें और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और अपने हाथ धोएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल और वाइपर द्वीप की बलिदानी भूमि की मिट्टी लेकर झज्जर पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पार्टी कार्यालय में पवित्र मिट्टी को नमन किया। ओपी धनखड़ का जोरदार स्वागत भी किया। धनखड़ ने कहा है कि पवित्र मिट्टी बीजेपी कार्यालय में संजो कर रखी जाएगी ताकि क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता का भाव सदैव बना रहे। धनखड़ ने कहा कि यह जानकर पीड़ा होती है कि आजादी के बाद की कांग्रेस सरकारें अपने क्रांतिकारियों का इतिहास भी संजोकर नहीं रख पाए। अमृत महोत्सव में जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिनका नाम तक भी हम याद नहीं रख पाए, 1858 में अंग्रेज झांसी की रानी के 200 सैनिकों को ले गया था, देश को उनके नाम पता नहीं है। एक अंग्रेज की डायरी का एक उल्लेख एक पुस्तक में है कि 1858 से लेकर 1906 तक वहां 7,500 से लेकर और 14,696 तक कैदी थे। वीर शहीदों का सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत। बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।
लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो भिवानी में चट्टान टूटने से लोग दबे, उसका सीधा कारण यह है कि बीजेपी के नेता खनन माफियाओं के साथ खड़े हैं और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। दुखद समाचार हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए आए। मैं अपनी तरफ से, जैसे महेंद्रगढ़ में खनन में जो हादसा हुआ, उन परिवारों के प्रति शाम में महेंद्रगढ़ तो शाम के बीच का था, तो शाम में जो हादसा हुआ और वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ, मैं अपनी तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, वो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको उचित मुआवजा दें। सारे डिफाल्टर हैं, बिजली मंत्री का डिफाल्टर है, किसान की जो मैं बात कर रहा हूँ, डिफाल्टर हैं, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे और हो जी, उनका फर्ज बनता है। जब अगर पैसे वाला ही डिफाल्टर बनेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा। मैं चोरी के हक में नहीं हूँ, कोई लोग चोरी करें, पर चोरी के तरीके, चोरी रोकने के तरीके अपनाओ। 10-10 लोग घर के अंदर कूद जाते हैं, बादली के अंदर भेदभाव से नहीं, जो चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, जो किसी का है, सम्मान रूप चोरी कोई भी कर रहा तो उसकी सबकी करो। जुलाना के वार्ड नंबर 11 में एक विवाहित महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर महिला ने खुदकुशी की। ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने हैंगिंग की हुई है, तो उस संबंध में उनके परिजन मौके पे आए थे और उन्हें बयान अंकित करवाए हैं। तो उसके घर वाले पे आरोप लगाया है कि भी उसकी वजह से उन्हें सुसाइड की है। इस संबंध में अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। जुलाना खंड लजवाना कला गांव में एयरफोर्स में तैनात वारंट अफसर शहीद हो गया, जिसका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लजवाना कला में किया गया। वहीं पर सिरसा से एयरफोर्स की एक टुकड़ी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान गांव वालों ने शहीद राम मेहर अमर रहे के नारों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। भाई राम मेराज एयरफोर्स में थे, वो शहीद हो गए। आज पूरा जुलाना और जुलाना कला पूरा गांव उसको आता है। पूरा नाम श्री रामवीर सिंह लाठर है और ये सन 1983 में एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। मैं भी 6 महीने पहले मैं भर्ती हुआ था, मैं से 6 महीने बाद ये भर्ती हुए थे और ये नॉन टेक्निकल ब्रांच में, लॉजिस्टिक ब्रांच में ये भर्ती थे, जिन्हें करीब 37 साल सर्विस की और अभी लास्ट पोस्टिंग अभी पोस्टिंग पे फरीदाबाद में स्कीम की पोस्टिंग थी और इनके बहुत अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं, दोनों वेल टू डू हैं, जॉब है। और अब खबर है यमुनानगर के रादौर से, जहां रविवार को रादौर की शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला में पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 साल की आयु पूरी करने और साल भर में आयोजित हुई बैठकों में 75% हाजिरी देने वाले पेंशनर्स को सोसाइटी की ओर से फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम दास मनचंदा ने बताया है कि सोसाइटी की ओर से इस तरह सम्मान किए जाने से पेंशनर्स का हौसला बढ़ता है और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, इससे सम्मानित होने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी उम्र भी 5-7 साल 10 साल और बढ़ जाती है, जो आदमी मतलब खुशी महसूस करता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। हमारे कैशलेस स्कीम सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं आज तक पहनाया गया।
पहली मांग हमारी है कि इस कैशलेस को अमली जामा पहनाया जाए। दूसरा, जब राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में 65, 70 और 75 वर्ष तक 5%, 10% और 15% की पेंशन वृद्धि हुई है। और अब खबर मेवात से है, जहां मेवात प्रो कबड्डी लीग सीजन 5 का समापन बीवा में हुआ। इस बार मेवात प्रो कबड्डी लीग सीजन 5 की खास बात यह रही कि इस बार प्रो कबड्डी लीग में महिला खिलाड़ी भी मैदान में उतरी, जिनको मेवात की जनता ने खूब सराहा। आपको बता दें कि मेवात प्रो कबड्डी लीग का ये 5वां साल है, जिसमें लड़कों की 23 टीमों ने तो वहीं लड़कियों की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। मेवात प्रो कबड्डी लीग के आयोजक नवीन लाठन ने बताया है कि अगली बार मेवात प्रो कबड्डी लीग में हर ब्लॉक से ट्रायल के आधार पर खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएंगे, जिससे नए बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। वो अपने जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। ये लीग 21 नवंबर को शुरू हुई थी। 5वीं मेवात प्रो कबड्डी लीग है और इसमें 8 टीमें जो सुपर 8 की थी, उनमें से आज टॉप की जो 3 टीमें उनके बीच मुकाबले होने थे और 2 टीमें हमारी गर्ल्स कैटेगरी में थी, फिरोजपुर झिरका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की और सालाहिड़ी कॉलेज नूह की। इस बार कमेटी का एक नया फैसला था कि 70 किलो हम इसमें वेट रखेंगे, जिससे हम नए बच्चे चाह रहे थे कि नए बच्चे निकले यहाँ से, क्योंकि उन बच्चों के पास अभी काफ़ी स्कोप है। वो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पास कॉलेज के रास्ते खुले हैं, वो कहीं स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले सकता है। स्टेट में जब जाता है तो उसके सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन होती है, उसको जॉब में वहाँ 5 नंबर उसके मिलते हैं। उसके बाद हमारे देश का बहुत प्राचीन एक खेल है और एक टाइम ऐसा था कि मेवात में भी कबड्डी की बहुत अच्छी टीमें होती थी, लेकिन बीच में ये सिलसिला ख़त्म सा हो रहा था। तो अब जो ABS फाउंडेशन ने ये सिलसिला शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसके लिए मेवात ABS फाउंडेशन का शुक्रगुजार है। देखिए, मेवात में आपको पता है कि महिलाओं की शिक्षा दर बहुत कम है। अभी तो स्कूल में ही बहुत कम लड़कियों को भेजते हैं और कबड्डी जैसे गेम में भेजना एक बहुत बड़ी बात है। और ये ABS फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रयास है कि पहली बार प्रो कबड्डी लीग में लड़कियों का आयोजन किया गया। शुरू में 4 टीमें आई, जिनमें से 2 टीमें फाइनल में खेली और आज आप सभी ने देखा कि कितनी तमन्नाता से उन बच्चियों ने, कितने एंथुसियाज्म के, लेकिन इन बच्चियों को यहाँ तक लेके आने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। 2-3 पेरेंट्स थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे, हमारे लिए मना है। लेकिन हम घर पे गए, 2-3 और बच्चियां भी साथ में गई, कईयों के पेरेंट्स भी गए, तब उनकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हाँ किया उनको भेजने के लिए और वो बच्चियां। रेवाड़ी में पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पिछले 3 दिनों की माने तो पारा 2.5 या फिर 3.4 और आज 4 डिग्री रहा, जिसके चलते रात के समय पाला पड़ रहा है। बढ़ती ठंड में पाला पड़ने से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान टनल के माध्यम से अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर खबर संवाददाता महेंद्र भारती ने किसान यशपाल खोला से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क कर शून्य के करीब पहुंच चुका है। रेवाड़ी में भी पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को कड़कड़ाती ठंड में सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी तरह फसलों को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रात के समय में पाला पड़ता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं धारोहेड़ा एग्रो फार्म में, जहां किसान हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो अपनी फसलों को बचाने का प्रयास करें। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम यशपाल खोड़ा है जी। क्या कहेंगे, किस तरह से आपने जैसे पुली टनल बनाई हुई है, जिस तरह से फसलों को बचाने का प्रयास किया, क्या कुछ है ये विधि? ये एक टनल विधि बोलते हैं इसको, जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में जो पाड़ा गिरता है, उससे हमारी नई क्रॉप को नुकसान होता है। उसको बचाने के लिए हम ये प्लास्टिक की स्टिक के साथ पॉलीथीन ऊपर से कवर करके क्रॉप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये टनल विधि है। तो इसमें क्या कुछ अतिरिक्त खर्चा आता है? इसमें नॉर्मल क्रॉप के अलावा 25 से 30 हज़ार का प्रति एकड़ खर्चा हमारा आ जाता है जी। और इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को अगेती मार्केट में लेके आते हैं, जिससे हमें भाव अच्छा मिल जाता है। देखिए, अभी बात कर रहे थे हम, जागरूक किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि खाद के जो यूज प्रभाव जो ज़्यादा विपरीत पड़ने लगे हैं, नुकसानदायक होते हैं, ताकि ठिठुरती ठंड से लोगों को जहाँ ठिठुरना पड़ रहा है, उसी तरह फसल को भी ऊपर से पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी।
वहीं पानीपत सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां महावीर कॉलोनी में प्रसव पीड़ा के बाद एक महिला एम्बुलेंस के लिए 3 घंटे तक इंतजार करती रही। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने डायल 108 पर कई बार फोन भी किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन ई रिक्शा में महिला को अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पानीपत का सिविल अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर अपनी लापरवाही के चलते पानीपत का सिविल अस्पताल सुर्खियों में आ गया। दरअसल पानीपत की महावीर कॉलोनी में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने कई बार 108 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। परिजनों की माने तो कभी उनका फोन उठाया गया तो कभी फोन उठाकर साइड में रख दिया गया। करीब 2 घंटे तक उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन महिला को ई रिक्शा में बैठाकर सिविल अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। परिजनों ने समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने पर सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि इस लापरवाही के चलते महिला की जान भी जा सकती थी। एम्बुलेंस का फोन किया तो बोले कि फोन कर रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने भी 108 नंबर पे मिलाया था, फिर 112 पे भी मिलाया, मेरे से भी कोई फोन नहीं लगा जी। तो फिर मैं सोचा मेट्रो से लेके जाऊँ, मेट्रो से लेके आ रहा था, रास्ते में हो गई। क्या हुआ? डिलीवरी? हाँ, लड़की हुई जी। रास्ते में? बोलो ना अपने मुंह से। जी, रास्ते में हुई जी। पेट में अचानक जोर से दर्द उठा, फिर उसके बाद क्या हमने एम्बुलेंस को तत्काल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। कम से कम हमने 5-7 बारी कॉल करी है उनको, एक बार भी कोई उठाता बीच में, फिर होल्ड करके रख देते हैं फ़ोन को। मतलब ये लापरवाही है सर, ऐसे इनकी वाइफ की जान भी जा सकती थी, और ये तो फिर लापरवाही वाला मामला है जी। हालांकि फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन पानीपत के सिविल अस्पताल की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने से डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई थी, और अब रास्ते में ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि डॉक्टर भी जांच के नाम पर सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। रोहतक पहुंचे आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने भिवानी डाडम हादसे मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नवीन जैन ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे दिए जाने की मांग भी की है। ये जो भिवानी के अंदर दादम खदान में जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, और जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो मारे गए हैं वहां पे उनको 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले भी कह चुका है, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला, मैं ये मानता हूं इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपया घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। और जो सांसद ये कह रहा है कि 300, खुद सांसद बीजेपी का कह रहा है, तो सांसद धृतराष्ट्र था, दिखा नहीं था सांसद ने, या मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र है, या जो मंत्री है मूलीचंद शर्मा यो धृतराष्ट्र है। 300 मतलब पूरा का पूरी धरती खोद दी न, पूरा पहाड़ खोद दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।